जब से आम बजट को पेश किया गया है, एकांगी किस्म के चर्चाओं की बाढ़ आई हुई है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट की राहत को क्रांतिकारी बदलाव बताया जा रहा है। सारा गोदी मीडिया उछल उछल कर इसका स्वागत कर रहा है। चैनलों पर प्रकट हो रहे प्रवक्ता व तथाकथित विश्लेषक झूम झूम कर इस पहल को न केवल मध्य वर्ग के लिए बल्कि समूची अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने वाला कदम बता रहे हैं। पर यह कितना बदलाव है, इस बारे में खुद निर्मला सीतारमण ही अपने बजट भाषण के दौरान जो व्याख्या कर रही थी, उसमें कोई ऐसी उत्साहित करने वाली बात बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि हर साल 12 लाख तक वेतन पाने वाले की लगभग साल भर में 8,000 रुपए की बचत, यानी हर महीने मात्र 660 रुपए की बचत, यानी 142 करोड़ लोगों वाले देश में मात्र 3 करोड़ लोगों को हर महीने मामूली सी राहत को कैसे बड़े बदलाव के बतौर देखा जाए। जिस तरह महंगाई दर बढ़ती जा रही है, यानी मुद्रा स्फीति लगातार 5 से 6% बनी हुई और सब्जियों की महंगाई दर तो लगभग 9% तक चली जा रही है, आर्थिक सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में टैक्स छूट पाने वाले लाभार्थी हिस्से को भी सोचना पड़ेगा और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि टैक्स में छूट का फायदा बढ़ती महंगाई को देखते हुए वास्तव में और कितना कम हो जाएगा। लगभग सभी जनपक्षधर अर्थशास्त्री बार बार पहले से ही कह रहे हैं और बजट पेश होने के बाद भी कह रहे हैं कि व्यापक मजदूर किसान व गरीब आबादी को कोई आर्थिक राहत दिए बगैर, यानी उनके जेब में पैसा डाले बगैर अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान की ही नहीं जा सकती। अगर केवल टैक्स छूट की ही बात थी तो सरकार को अप्रत्यक्ष कर कम करने पर ध्यान देना चाहिए था, जो 18 से 28% तक है और जिसने लगभग भारत की 100 करोड़ आबादी को भारी संकट में डाल रखा है और बाजार को भी, और फिर इसी तरह अर्थव्यवस्था को भी गतिहीन कर रखा है। ऐसे में केवल 2, 2.5 या 3 करोड़ लोगों को कर राहत देकर कोई बड़े बदलाव की उम्मीद पालना और उसका प्रचार करना या तो मूर्खता है या फिर सचेत तरीके से अर्थव्यवस्था की खराब होती सेहत पर पर्दा डालने जैसा है। विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो 12 लाख सैलरी वाला और 3 करोड़ संख्या वाला मध्य वर्ग है, ये भी ढेर सारे कर्जे में है। इसने होम लोन ले रखे हैं, कार लोन ले रखे हैं, महंगाई की मार उस पर भी पड़ रही है जो उसकी सैलरी से ज्यादा गति से बढ़ रही है। सो वह अपनी मामूली बचत भी कहाँ खर्च कर पाएगा। शायद सबसे पहले उसका ध्यान अपने कर्जे चुकाने की तरफ जाएगा। उसकी ईएमआई ही उसकी प्राथमिकता में होगी। जब अर्थव्यवस्था के संकट पर सोचते हैं और वर्तमान आर्थिक सर्वे पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि संकट बहुत बड़ा है। कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है। विकास दर 6.3% तक ही सिमट गई है। यह तस्वीर भी केवल औपचारिक क्षेत्र का है, जिसे हम संगठित क्षेत्र भी कहते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि संगठित क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 6% है, यानी 6.3% ग्रोथ रेट अर्थव्यवस्था के बेहद छोटे हिस्से की तस्वीर पेश करता है, जिसकी सेहत भी कोरोना काल के बाद सबसे खराब स्थिति में है। अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र की सेहत तो, जो इकोनॉमी का 94% है, और भी खराब है। सरकार जिसका आंकड़ा भी नहीं लाती है और संगठित क्षेत्र के आधार पर ही इस क्षेत्र के बारे में भी अनुमान लगा लेती है। अगर इस सेक्टर की भी साइंटिफिक आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, तो निश्चित तौर पर सरकार खराब नीतियों के चलते अनौपचारिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट 2% के आसपास ही पाई जाएगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेतक है। हली नोटबंदी फिर खराब, जीएसटी और कोरोना के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस के चलते भी लघु व मध्यम वर्ग उद्यमों को लगभग बर्बाद कर दिया गया। कृषि क्षेत्र को भी संकटग्रस्त किया गया, जबकि भारत में इन्हीं क्षेत्रों से 94% रोजगार उपलब्ध होता है, जिन पर बार बार बड़ी पूंजी के हित में नीतिगत प्रहार किए गए। लेकिन बजट की दिशा बता रही कि हमला अभी जारी है। बजट की मूल दिशा क्या होनी चाहिए? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना ही हमारी आम बजट की प्राथमिकता में होनी चाहिए। पर सरकार की प्राथमिकता में यही नहीं है। ग्रामीण विकास, जो कि रोजगार उत्पादन का बड़ा सेंटर है, बजट की प्राथमिकता से बाहर है। इसी तरह मनरेगा के बजट में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है और बढ़ती महंगाई और मुद्रा स्फीति को जोड़ लिया जाए तो वास्तव में मनरेगा का बजट पर्याप्त मात्रा में घटा दिया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश को घाटा मुनाफा वाले एंगल से न देखते हुए ज्यादातर अर्थशास्त्री भी मजबूत अर्थव्यवस्था व राष्ट्र निर्माण के लिए व रोजगार में विस्तार लिए निवेश के बतौर देखते रहे हैं।
इसलिए लंबे समय से शिक्षा पर जीडीपी का 6% व स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 3% निवेश की मांग होती रही है। पर मोदी सरकार का यह 12वां बजट भी इस लक्ष्य के आसपास भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कृषि क्षेत्र जो आज भी कुल रोजगार का 45% मुहैया कराता है, वहां भी किसानों की एक भी मांग आम बजट ने नहीं मानी। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को भी नहीं माना गया। संसदीय समिति ने साफ साफ कहा कि किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाने चाहिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देनी चाहिए, किसान सम्मान निधि का बढ़ाना चाहिए। पर आम बजट में एक भी बात नहीं मानी गई है, बल्कि उल्टे फसल बीमा योजना के बजट को भी घटा दिया गया है। 2024 के चुनाव में जनता ने संघ भाजपा को जो झटका दिया था, अभी भी उससे उबरना भाजपा के लिए बाकी है। आम बजट की दिशा को भी इसी झटके से उबरने की कोशिश के बतौर ही देखा जाना चाहिए। 2024 में भाजपा पर संविधान व सामाजिक न्याय विरोधी होने का आरोप चस्पा हो जाने की वजह से दलित, पिछड़ा व आदिवासी समाज के बड़े हिस्से ने अपने को अलग कर लिया था, जिसे फिर से जोड़ने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। पर अब भाजपा के सामने उससे भी बड़ा एक और संकट मंडराने लगा है। शहरी मध्य वर्ग, जो उसका मूल वोटर है, तेजी से निराशा की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति के बल पर उसे अपने साथ रखना मुश्किल होता जा रहा है। बजट में टैक्स छूट देकर बस इसी राजनीतिक मकसद को साधने की कोशिश की गई है। इस पहल से शायद दिल्ली चुनाव में भी कुछ माइलेज मिल जाए, पर यह पहल अखिल भारतीय स्तर अपने मूल वोटर को निराशा से बाहर लाने की कोशिश है। कुल मिलाकर इस आम बजट के जरिए न तो विकराल होती बेरोजगारी, न ही बढ़ती महंगाई को, और न ही विस्तार लेती असमानता को ही किसी भी कोण से संबोधित करने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की गई है, जो कि बेहद निराशाजनक है।